नमस्कार दोस्तों, इशू क्लासेस पे आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आप सबों को ग्रुप डी 2018 का पेपर सेट सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पार्ट 2 में आपको बताते हैं। पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर की गति से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोहन को 8 घंटे लगते हैं। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको मेथड 1 से बताते हैं, पहले वाले तरीके से। मेथड 1 से इस तरह के सवालों को कैसे हैंडल करेंगे दोस्तों। तो देखिए, आपको कुछ नहीं, बस दोस्तों एक छोटा सा आई रूल बता रहे हैं, इस आई रूल पे काम करिएगा। इस आई रूल को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काम करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा क्या शो करता है, जैसे सवाल में दिया गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा ये शो करता है कि 1 घंटे में उतनी दूरी तय करना जितना सवाल के अंदर दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 1 घंटा कंटिन्यू चलता है तो वो 12 किलोमीटर की दूरी जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा अगर किसी भी सवाल में दिया गया तो ये शो करता है दोस्तों कि 1 घंटे में उतनी दूरी तय करना। जैसे ये दिया गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी जाएगा। जो भी व्यक्ति है वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी जाएगा। जैसे इसी सवाल में दिया गया दोस्तों 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों कि 1 घंटे में व्यक्ति जो है वो 3.5 किलोमीटर की दूरी जाएगा। 1 घंटे में व्यक्ति 3.5 किलोमीटर की दूरी जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा ये शो करता है कि 1 घंटे में उतनी दूरी तय करना। बस इसी वाले पॉइंट को ध्यान में रखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर दोस्तों इस वाले पॉइंट को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो काम करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको कुछ नहीं बताया, बस ये बताए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा ये शो करता है कि 1 घंटे में उतनी दूरी तय करना या उतनी दूरी जाना। अब आपके सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मोहन जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मेथड 1 से इस सवाल को बनाएं, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब मोहन 1 घंटा साइकिल चलाएगा तो 12 किलोमीटर की दूरी जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ये अगर ले लेंगे दोस्तों, तो 12 × 5 = 60, इसका मतलब है अब 5 घंटे में मोहन 60 किलोमीटर। लास्ट में पूछा गया उसने साइकिल से कितना उसने साइकिल से चलाया। अब देखिए दोस्तों, जो दूरी दिया गया 45 किलोमीटर, इसके अंदर वो साइकिल से भी है और पैदल भी है, दोनों मिला के 45 किलोमीटर की दूरी गया है। तो अगर मान लीजिए अगर वो 5 घंटे साइकिल से जाता तो 60 किलोमीटर ओनली 1 साइकिल से तय कर लेता। तो इसका मतलब ऑप्शन ही गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी लेंगे तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी लेंगे तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में अगर मोहन 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब ऑप्शन बी लेंगे तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों, 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखिए दोस्तों, 2 घंटे में मोहन जो है साइकिल से 24 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब टोटल समय जो दिया गया दोस्तों 8 घंटा दिया गया है। इसका मतलब वो पैदल कितना गया, तो पैदल 6 घंटे। अगर ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो पैदल गया है 6 घंटे। तो 1 घंटे में बताइए मोहन 1 घंटे में मोहन पैदल जा रहा है तो 3.5 किलोमीटर। इसका मतलब 6 घंटे में कितना पैदल गया होगा, तो इसका गुणा कर देंगे 30 और 18 × 2 = 21, एक अंक पे दशमलव है तो इतना किलोमीटर गया है। इसका मतलब मोहन पैदल 6 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी गया है। अब देखिए दोस्तों, टाइम 6 2 8 घंटा टोटल लगा था, 8 घंटा आ गया। अब दूरी ऐड कर लेंगे, 24 और 21 ऐड कर लेंगे तो 45 आ जाएगा। कुल दूरी आपको मिलता है दोस्तों 45 किलोमीटर, और आपको जो समय मिलता है वो कुल समय मिलता है 8 घंटा। देखिए दोस्तों, यही कह भी रहा था। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के सवालों को दोस्तों ऐसे लगाएंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखते ही पता चल जाता है ये गलत है, ये गलत है। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं जिसको आपको हिट कराना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस मेथड पे अगर आप दोस्तों थोड़ा सा काम करेंगे तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को आपको मेथड 2 से बताते हैं, दूसरे वाले तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 लेते हैं, दूसरा वाला तरीका। तो देखिए दोस्तों, टोटल दूरी 45 किलोमीटर दिया गया है। तो दूरी बराबर पहले होता क्या है, दूरी बराबर होता है 4 × समय, दूरी बराबर 4 × समय होता है।
अब देखिए दोस्तों, जितना वो साइकिल चलाया और जितना वो पैदल गया, दोनों दूरियों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 45 किलोमीटर की दूरी आना चाहिए। अब देखिए मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो साइकिल चला रहा है, लेकिन कितना समय लिया, समय नहीं दिया गया है। इसका मतलब मान लेंगे मोहन साइकिल चलाया टी समय, मतलब टी घंटा, तो साइकिल का टाइम निकाल लेंगे दोस्तों। साइकिल का टाइम निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, टी घंटा। इसका मतलब मोहन जो साइकिल चलाया टी घंटा। तो पैदल निकाल लेंगे, पैदल का समय निकालेंगे तो टोटल 8 घंटे लगा है। इसका मतलब 8 में से अगर हम साइकिल का टाइम निकाल देंगे दोस्तों तो पैदल का टाइम आ जाएगा। तो पैदल का समय निकाल लेंगे 8 माइनस टी, ये पैदल का समय आ गया। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मोहन साइकिल से कितनी दूरी गया, तो दूरी बराबर d1 का मान निकालते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल दिया गया 12 और समय लिया है टी। अब इसी तरह से d2 का मान निकालेंगे, पैदल की दूरी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, चाल दिया गया 3.5 और समय दिया गया दोस्तों 8 माइनस टी, ये दिया गया है। अब d1 प्लस d2 को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए दोस्तों, 45 किलोमीटर की दूरी आना चाहिए। 45 किलोमीटर की दूरी आना चाहिए। अब d1 की जगह पे d1 का मान रख देंगे, d2 की जगह पे d2 का मान रख देंगे और मान रख के सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको टाइम का मान मिल जाएगा कि मोहन कितना घंटे साइकिल चलाया है। तो देखिए d1 का मान रखेंगे 12t और प्लस यहाँ पे कर देंगे d2 का मान है। अब देखिए दोस्तों, गुणा करा लेते हैं, 8 5 40 और 24 4 28 मिल जाएगा दोस्तों। एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे। अब माइनस इसमें इसका गुणा करा लेंगे तो 3.5t इक्वल 45 किलोमीटर आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 12t में से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 8.5t और इधर ये प्लस में है दोस्तों, इक्वल की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम t का मान निकालेंगे, t बराबर तो 17 बटे, अब ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 8.5। अब एक अंक पे दशमलव और नीचे ऊपर 10 का गुणा कर देंगे दोस्तों। 10 को जब नीचे गुणा करेंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा दोस्तों। तो 17 × 85, 5 दूना 10। इसका मतलब t बराबर क्या आ गया दोस्तों, 2 घंटा। अब t माने क्या है दोस्तों, साइकिल का टाइम माने है t। इसका मतलब मोहन साइकिल से कितना घंटा चला है, तो मोहन साइकिल से 2 घंटा चला है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 घंटा। आप दोस्तों इस सवाल को चाहे मेथड 1 से लगाइए चाहे मेथड 2 से लगाइए, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं दोस्तों, जिससे आप लगाना चाहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको एक आई रूल बता रहे हैं, छोटा सा आई रूल है। इस आई रूल को ध्यान रखिएगा दोस्तों, काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। आई रूल क्या है दोस्तों, आई रूल बस यही है, एकदम छोटा सा पॉइंट है, चाल और समय में विलोमानुपात होता है दोस्तों। चाल और समय में विलोमानुपात होता है। इस आई रूल, छोटे से आई रूल को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। चाल और समय में विलोमानुपात होता है, चाल और समय में विलोमानुपात होता है। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर दिया क्या गया है, दिया गया है एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। इसका मतलब t1 का मान क्या दिया गया दोस्तों, t1 का मान दिया गया 12 घंटा। संबंध निकालेंगे, t2 का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 10 घंटा 40 मिनट। तो 10 घंटा तो काट देंगे, तो 20 से काटेंगे 2/3। इसका मतलब क्या मिल जाएगा दोस्तों, 30 और 2 32, तो आपको मिल जाएगा 32/3 मिल जाएगा दोस्तों। अब फिर काम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 और इधर आ जाएगा 32, ये मिल गया दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों, जब हम b1 संबंधी b2 निकालेंगे, b1 संबंधी b2 का मान निकालेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब 32/36 मिल जाएगा। अब देखिए, वास्तविक चाल उसका 32 यूनिट था, अब की चाल आ जाएगी उसकी 36 यूनिट। अब बताइए कितना अधिक है चाल, अब की का चाल कितना अधिक है, तो 4 यूनिट अधिक है दोस्तों। तो 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 यूनिट बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है वास्तविक चाल, इसका मतलब जब 12 घंटे, इसका मतलब 12 घंटे यही है b1 का मान, तो 32 यूनिट का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो 32 यूनिट बराबर क्या होगा, यही आपको बता देना है। तो देखिए दोस्तों, अभी 30/4 × 32 कर लेंगे तो 8 बार में,
तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे थी दोस्तों। तो जब वो 12 घंटे में यात्रा पूरी किया था तो उसकी चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा था दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 240 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। बस इस सवाल को लगाने के लिए आपको ये तरीका पता होना चाहिए दोस्तों कि चाल और समय में विलोमानुपात होता है। इसका मतलब T1 संबंध है T2 निकाल लेंगे, ये मिल जाएगा। B1 संबंध है B2 निकालेंगे, ये आएगा। अब देखेंगे दूसरी चाल पहले की चाल से कितना अधिक है, तो 4 यूनिट अधिक है दोस्तों। अब इसी 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो वास्तविक चाल मिल जाएगा। तो 32 यूनिट का मान निकालने क्या आया दोस्तों, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 240 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 साल के लिए 2000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पीक 2000 रुपये है हमारे पास, 2000 रुपये। अब काम कितनी बार करना है, 2 साल के लिए काम करना है। तो देखिए दोस्तों, 3% की दर से, इसका मतलब इसका अगर हम 3% का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम 1% का मान निकालते हैं तो 20 मिलता है, तो 3% का मान निकालेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, 60 मिल जाएगा। तो 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, 3% का मान निकालेंगे दोस्तों, 60 मिल जाएगा। अब इस 60 का जब 3% का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या मिलता है, ये हमारा पी का मान है, पी का मतलब मूलधन है। अब पहले वर्ष ब्याज हमको 60 रुपये मिलेगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे दोस्तों, तो 1% का मान निकालेंगे तो दोस्तों हमको मिल जाएगा 0.6 मिल जाएगा। तो 3% का मान मिल जाएगा दोस्तों 1.8, 1.8। फिर अगले वर्ष ब्याज बढ़ जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 61.8 बन जाएगा। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखिए पहले वर्ष ब्याज हमको मिला है दोस्तों 60 रुपये, और दूसरे वर्ष ब्याज मिला है दोस्तों 61.8 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0.8 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा 12, 121.8 रुपये। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 121.8 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। इस सवाल को मेथड 1 से बताएं दोस्तों, मेथड 1 से कैसे लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, वैसे तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर हमारी आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो हर चीज़ आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे 2000 लिखा गया है ना दोस्तों, अब 2000 का अगर देखिए दोस्तों आपको 10% का मान निकालना पड़े ना, तो दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 10% का मान आएगा। इसका मतलब 2000 का अगर हमको 10% का मान निकालना होता तो 200 आंसर मिल जाता दोस्तों। अगर हमको दोस्तों 1% का मान निकालना हो, 2000 का 1% का मान निकालना हो, तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे दोस्तों। इसका मतलब 1% का मान निकालना होता तो क्या आता दोस्तों, 20 आता। अब देखिए इसका 3 गुना है, एक का 3 गुना 3% है। इसका मतलब 20 का 3 गुना कर देंगे तो 3% का मान आ जाएगा। तो 20 का 3 गुना करेंगे 60, इसका मतलब 30% का मान 60 आ जाएगा। अब फिर आगे कह रहा है कि अब इसका हमको 3% का मान चाहिए। तो बताइए दोस्तों, 1% का मान, इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0.6 आ जाएगा 1% का मान। 3% का मान निकालेंगे तो 1.8। इसका मतलब दूसरे वर्ष ब्याज 1.8 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले वर्ष ब्याज ये था, दूसरे वर्ष ब्याज ये था, तो कुल ब्याज निकाल देंगे तो 121.8 रुपये आ जाएगा। ये मेथड 1 था दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के लिए सबसे अच्छा तरीका है। आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, गुणा भाग से बच जाएंगे, आंसर तक तुरंत पहुँचेंगे। अगर आपको मेथड 2 लगाना है तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 से इस सवाल को बताते हैं दूसरे वाले तरीके से। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है, फार्मूला अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब इस फार्मूले से आप अगर दोस्तों लगाना चाहते हैं तो फार्मूले से लगा लीजिए। तो P की जगह हम रख देंगे दोस्तों 2000 रुपये, और 1 R का मान रख देंगे दोस्तों 3/100। अब T का मान 2 दिया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से P के मान को घटा देंगे। तो हमको देखिए दोस्तों, हमको चाहिए SI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो इसका मतलब अमाउंट में से अगर हम P को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों। तब इससे जो हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमको अमाउंट का मान मिलेगा। अमाउंट का जो भी मान आएगा उसमें से P के मान को, इससे 2000 को घटा देंगे दोस्तों, तो हमको CI मिल जाएगा दोस्तों। ये मेथड 2 है दोस्तों। अगर आपको लगाना है दोस्तों, मेथड 2 से आप सवाल को बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक मेथड और बताते हैं, मेथड 3 बताते हैं दोस्तों। मेथड 1 दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। मेथड 3 देखिए दोस्तों क्या आपको बता रहे हैं। देखिए
हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए दोस्तों CI चाहिए, CI चाहिए। अब देखिए 3% दिया गया है ना सवाल के अंदर दोस्तों, इसका मतलब P। अब देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट निकालने के लिए 2000 रुपये है, 2000 रुपये लिख लीजिए। अब 3% की दर से वो क्या है, हमको ब्याज मिलेगा 3% की दर से, तो 103/100 गुणे 103/100 ये काम कर लेंगे तो अमाउंट का मान मिलेगा दोस्तों। अमाउंट में से P के मान को घटा देंगे, फिर ही आ जाएगा दोस्तों। मेथड थर्ड है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप बहुत मेथड मत सीखिए, जो सबसे अच्छा मेथड है जो हर सवालों पे फॉलो करे वो लगाइए दोस्तों। तो मेथड 1 जो भी आपको दोस्तों बताएं, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पे भी सवाल दे दे, या इस तरह सिंपल सा सवाल दे, किसी का भी सवाल रहे दोस्तों, मेथड 1 से हम लगा देंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में शायद एक क्वेश्चन लगाए थे जिसमें अंतर दिया गया था, हम इसी वाले तरीके मेथड 1 से वो भी सवाल लगाए थे। तरीके दोस्तों अच्छे से अच्छा तरीका सीखिए जिससे काम करना आसान हो और लगाना आसान हो। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 2665 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ब्याज जो है ना, पहले भाग का ब्याज और दूसरे भाग का ब्याज दोनों इक्वल है, बराबर है। तो बता देना है कि आपको बताना है दूसरे भाग की राशि क्या थी, दूसरे भाग की राशि आपको ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2665 रुपये दिया गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया। तो मान लीजिए पहला भाग क्या था दोस्तों, पहला भाग x था, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, 2662 और 2665 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। ये दूसरा भाग है, ये हमारा पहला भाग हो गया दोस्तों, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए SI बराबर PRT/100, ये फार्मूला होता है दोस्तों, SI बराबर PRT/100, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। अब बताइए SI1 और SI2 दोनों इक्वल हैं, बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर यहाँ से जो भी ब्याज मिला होगा SI1 मिला होगा जो, और यहाँ से जो SI2 मिला होगा, SI1 और SI2 इक्वल है, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है। सवाल का कहने का मतलब है SI1 और SI2 दोनों बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे तो पहला मान लिए हैं, तो पहला क्या 8 वर्षों के लिए, और गुणे इंटू 8 वर्ष है, बटे 100 कर लेंगे तो 100 मिल जाएगा। SI1 इक्वल SI2 का मान रख देंगे, तो 2665 माइनस AX। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, R का मान 5 है, और यहाँ पे है 3, T का मान 3/100। देखिए दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम लिखते नहीं, बस ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, नहीं तो ये नीचे वाला 100 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, और इधर गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 25, 30, 30 2 32, और 30 और 3 33, और 10 3 13, इतना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 5x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 5x इक्वल किधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इन 8 और 5 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 13x, और इधर क्या बचेगा दोस्तों, 13 32 5, 1 बार में, और नहीं कटेगा, फिर 2 बार में, और फिर 5 बार में, इतना मिलेगा। तो x का मान क्या मिलेगा दोस्तों, x का मान मिलेगा 1025। अब देखिए, पहला भाग दोस्तों आ गया 1025, लेकिन सवाल के अंदर पूछा गया दूसरा भाग, तो दूसरा भाग निकाल लेंगे दोस्तों। तब इस वाले वैल्यू में से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे 0 मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा, और 1 मिलेगा। इसका मतलब दूसरा भाग जो है दोस्तों, वो 1640 रुपये है, 1640 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, सवाल को लगाएं कैसे, पहला भाग x समान है, दूसरा भाग ये हो जाएगा। अब SI1 और SI2 बराबर था, तो बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, ये मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को एग्जाम में कैसे लगाएंगे तेजी से, वो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों। सवाल को एग्जाम में कैसे लगाना है, रियल में लगाना कैसे, वो देखिए आपको बताते हैं। 2665 रुपये दिया गया, पहला भाग आपको x मिल जाएगा, दूसरा भाग मिल जाएगा 2665 माइनस x। अब देखिए 3%, इसका मतलब 3 इसमें 3 से कट जाएगा, तो 8x बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 से 3 कट गया है, तो इसका मतलब आपको बचा गया है 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो माइनस 5x, और इधर काम करेंगे तो 25, नीचे 100 से 100 भी कट जाएगा। अब 6 का 32, 2 और 3 और 13, इतना मिल जाएगा। इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 13x बराबर इतना मिल जाएगा, 13 32 5, अब काट देंगे इससे, तो x का मान मिल जाएगा दोस्तों 1025 इतना। अब घटा देंगे तो दूसरा भाग आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1640, ये दूसरा भाग इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, अगर आप चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं तो रियल में काम करना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाइए दोस्तों। बार बार सीखने से अच्छा है दोस्तों एक बार किसी चीज़ को अच्छे से कर लिया जाए, बार बार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको आशा और उम्मीद दिलाते हैं दोस्तों, अगर आप एक बार पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे कंप्लीट वीडियो किसी भी लेसन को, किसी भी चैप्टर को पढ़ाएंगे, अगर शुरू से लेकर लास्ट बार देख जाएंगे तो दोबारा कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चैप्टर हुआ दोस्तों। तो आप ईमानदारी से बस काम करिए, काम करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने का आपको सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, 2 सब्जेक्ट दिया गया है तो 2 गोला आप बना लीजिए, 2 सर्कल बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहले अंग्रेजी कह रहा है तो अंग्रेजी लिख दीजिए और दूसरा गणित है तो गणित लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ काम नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम बीच में क्या रख रहे हैं। इस वाली चीज़ को ध्यान रखिए कि हम बीच में क्या रख रहे हैं। बीच में लिख रहे हैं पास वाले स्टूडेंट की संख्या कि फेल वाले स्टूडेंट की संख्या, अनुपस्थित वाले की उत्तीर्ण वाले की अनुत्तीर्ण वाले की संख्या लिख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों में 21% क्या दिया गया है, अनुत्तीर्ण दिया गया है। तो 21 जो मान रख रहे हैं ना दोस्तों, जो 21% ये हम रखे हैं, ये अनुत्तीर्ण रखे हैं। क्या रखे हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण रखें। इसका मतलब है अब अनुत्तीर्ण में से हमको घटाकर अंग्रेजी वाले खाने में, अनुत्तीर्ण में से घटाकर हमको गणित वाले खाने में। और देखिए सवाल में दिया गया है 51% अनुत्तीर्ण है और गणित में भी अनुत्तीर्ण 45 अनुत्तीर्ण दिया गया। तो काम कुछ करना नहीं है, बस 51 में से इसको घटाकर यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा और आपको 3 मिल जाएगा। इसका मतलब 30% यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। अब इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और दोस्तों 2 मिलेगा, 24। अब देखिए दोनों में पास, दोनों में अब क्या कह रहा है, दोनों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण निकालेंगे दोस्तों 100 माइनस, दोनों विषयों में उत्तीर्ण 100 माइनस सबको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिलेगा। 75% छात्र, इसका मतलब घटाएंगे दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए, 25% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। 25% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब कह रहा है कि दोनों विषयों में जो पास वाले, परीक्षा में पास वाले छात्र हैं 169, इसका मतलब दोस्तों 25% का मान दिया गया सवाल के अंदर 169। कह रहा है परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, तो कुल छात्र बैठे होंगे दोस्तों 100%, तो 100% का मान पूछ रहा है। तो 25 चौका 100 4 बार में कट जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा दोस्तों। 24 और 3 और 4 और 2 6, तो उस परीक्षा में टोटल कितने छात्र बैठे थे, 676 छात्र बैठे थे। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का, 676 छात्र उस परीक्षा में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाएंगे कैसे, पहले आप अंग्रेजी वाला गोला बना लीजिए, गणित वाला गोला बना लीजिए। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए दोस्तों ये बीच में क्या रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीच में हम क्या रखें हैं। तो बीच में अनुत्तीर्ण रखे हैं, तो अनुत्तीर्ण में से घटाकर यहाँ पे, अनुत्तीर्ण में से घटाकर यहाँ पे सबको जोड़ देंगे दोस्तों और 100 में से घटा देंगे तो दोनों, अगर ये देखिए अनुत्तीर्ण है ना, इसका मतलब अब हमको दोनों में पास मिल जाएगा, दोनों में उत्तीर्ण छात्र मिल जाएंगे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र निकालेंगे तो प्रतिशत कितना मिल जाएगा दोस्तों, 25% दोनों विषयों में पास छात्र हैं। तो 25% का मान सवाल के अंदर ये दिया गया, 100% का मान निकालेंगे दोस्तों, परीक्षा का कुल स्टूडेंट आ जाएंगे, कुल छात्र आ जाएंगे। तो परीक्षा में कुल छात्र कितने बैठे हैं दोस्तों, 676 छात्र। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची, अगर वह इसे 135 रुपये विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घड़ी का देखिए दोस्तों क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं, एक आई रूल बता रहे हैं छोटा सा, इस आई रूल को ध्यान में रखेंगे दोस्तों।
तो इस तरह का कोई भी सवाल होगा दोस्तों, लगाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। जब कोई सामान अधिक या कम में बेचा जाता है, कोई प्रतिशत दिया गया, बाद में कोई प्रतिशत दिया गया है, तो देखिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं काम करना है। इसका मतलब कम या अधिक में कोई भी सामान बेचा जाएगा। जब आपको लाभ हानि चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, देखिएगा कितने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर लाभ सवाल के अंदर दिया गया, कम या अधिक में बेचा गया कोई सामान है, तब अगर लाभ दिया गया है तो लाभ का अंतर कर लेते हैं दोस्तों, लाभ का अंतर ले लेंगे दोस्तों, लाभ का अंतर ले लेंगे दोस्तों। अगर हानि दिया गया दोस्तों, हानि और हानि दिया गया है, तो हानि का भी अंतर लेते हैं दोस्तों, अंतर लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों लाभ दिया गया है और फिर हानि दिया गया है, लाभ और हानि दिया गया है, तो योग करते हैं दोस्तों। इसका मतलब लाभ दिया जाए और हानि दिया जाए तो योग कर लेंगे दोस्तों, या तो हानि दिया रहे और फिर लाभ दिया रहे दोस्तों, तब भी योग करते हैं दोस्तों, योग करते हैं। बस ये छोटा सा आई रूल है, इस आई रूल को अगर आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काम करना आसान हो जाएगा। एक लाइन में सवाल आप आराम से लगा लेंगे अगर इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे। और ये पॉइंट दोस्तों वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे कोई सामान कम या अधिक में बेचा जाता है, फिर हमको लाभ या हानि होता है, उस हर एक क्वेश्चन पे इस सवाल को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, योगेश ने 10% हानि पर सामान को बेचा है, तो इसका मतलब हानि पे बेचा है, तो कुछ ना कुछ घड़ी जितने में भी बेचा है, लेकिन 10% हानि पे कह रहा है। अब कह रहा है अगर 135 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता है। इसका मतलब हानि और लाभ का क्या लेंगे दोस्तों, योग लेंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 18%। 18% का मान सवाल में दिया गया है दोस्तों 135 रुपये। अब कह रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा होता तो 100% का मान निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य मिल जाता। लेकिन घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य, देखिए घड़ी को हम बेचे हैं 10% हानि पर, इसका मतलब घड़ी का जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा वो 90% रहा होगा दोस्तों। तो 90% निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 135/18 इंटू 90 कर लेंगे। देखिए दोस्तों काट देंगे, 18 पचे 90, 5 बार में जब गुणा कराएंगे तो 5 15 2 17 और 5 1 6, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 675 रुपये। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या मिल जाएगा दोस्तों 675 रुपये। घड़ी का विक्रय मूल्य होता है दोस्तों 675 रुपये। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आप ये छोटा सा रूल ध्यान में रखिए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम मुझवान ही बना सकते थे, 10 और 8 का प्रतिशत, 10 और 8 जोड़ देंगे, योग कर लेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। 18% का मान 135 रुपये दिया गया है, तो विक्रय मूल्य कह रहा है तो 90% का मान निकालना है। तो 18 पचे 90, अब 5 में 135 का गुणा करा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 675 रुपये मिल जाएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य दोस्तों 675 रुपये था। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ रही है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी पिज्ज़ा के 5/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तब पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है। 5/3 यूनिट का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 300 दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है 3/5 यूनिट का मान ज्ञात कीजिए, तो 300/5, 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, अब गुणे 3/5। अब देखिए दोस्तों, 5 से इसको काटेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 12 मिल जाएगा। अब 12 9 108, इसका मतलब पिज्ज़ा का जो प्राइस था 3/5 भाग का, वो कितना है दोस्तों 108 रुपये है। क्या काम किया है, कुछ भी नहीं दोस्तों, इस इतने यूनिट का मान इतना दिया गया, इतने यूनिट का मान पूछ रहा है। अब आप काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 108 रुपये, जो ऑप्शन नंबर है दिया गया है। इसका मतलब 3/5 भाग का पिज्ज़ा का मूल्य आ जाएगा दोस्तों 108 रुपये। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कुल 42 घंटे लगते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए ए को अकेले कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं काम करना है। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने समय में भरते हैं दोस्तों, तो 12 घंटे में भरते हैं, तो 12 घंटा लग दीजिए दोस्तों। ए और मिलकर अगर टैंक भरेंगे तो दोस्तों 12 घंटे में टैंक को भर लेंगे। अब कह रहा है दोस्तों, ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया, इसका मतलब ये जो है 2 घंटे में काम किया है। अब दोनों मिलकर दोस्तों काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम देखिए दोस्तों, ए जो है टोटल लगातार 12 घंटे इसके अंदर काम किया है, 12 घंटे काम किया है, अब 2 घंटे काम कर चुका है। इसका मतलब बाकी बचा कितना समय है, तो 12 - 2 घंटा कर देंगे तो बचा हुआ समय मिल जाएगा। एक केवल बी जो है, देखिए बी जो है काम को दोनों लोग मिलकर 12 घंटे में किए हैं, तो बी कितना 42 घंटे में उस टैंक को, मतलब इस वाले समय में कुल टैंक 42 घंटे में भर गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो बी था वो शुरू से लास्ट तक काम किया, इसका मतलब वो 42 घंटे काम किया है बी।
अब देखिए वो भी इसके अंदर है 12 घंटे में, तो बी का टाइम निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 42 - 12 निकाल देंगे। तो देखिए ए संबंध बी निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए × 10 और इधर मिल जाएगा दोस्तों बी × 30। 0 से 0 काट देंगे तो a/b निकालेंगे दोस्तों, a/b निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/1। इसका मतलब कहने का मतलब ये है ए जो है 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 1 यूनिट काम करता है। ए 3 यूनिट काम करेगा और बी 1 यूनिट काम करेगा, तो कुल काम निकालेंगे दोस्तों। कुल काम बराबर, तो दोनों लोग मिलकर 12 घंटे में टैंक को भरते हैं। ए 3 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में। इसका मतलब कुल काम निकालेंगे तो 12 × 4, तो कुल काम कितना मिल जाएगा दोस्तों 48 मिल जाएगा। 48 कुल काम 48 था। अब कह रहा है ए अकेले काम को कितने समय में करेगा, पूरा काम ए अकेले, तो ए काम को अकेले करेगा, ए काम को अकेले करेगा तो बताइए 48 बटे ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 48 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 16 घंटा लेगा दोस्तों। तो ये अकेले काम को 16 घंटे में करेगा। एक बार देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाएंगे कैसे। ए + बी मिलकर 12 घंटे में टैंक को भरते हैं। इसका मतलब ये जो है 12 घंटे के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक था, 12 घंटे काम किया है। अब ये 2 घंटे काम करने के बाद चला गया, ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब 12 में से अगर हम 2 घटा लेंगे तो अभी भी 10 घंटे तक वो काम के अंदर बना था, मतलब यहाँ पे टोटल तो 12 घंटे तक बना था, तो 2 घंटे निकाल देंगे तो ये बनेगा, इसमें से ये निकाल देंगे ये बनेगा। तब ए और बी में जब हम इस क्षमता के रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। तो बताइए दोनों लोग मिलकर 12 घंटे तक काम किए, इसका मतलब कुल काम कितना होगा, तो 3 × 4, 1 घंटे बराबर 4 यूनिट, तो 12 घंटे बराबर 48 काम। इसका मतलब कुल काम 48 हो गया। अब एक पूछा अकेले कितने घंटे में काम करेगा, तो 48 में 3 का डिवाइड कर देंगे। अगर बी का पूछा होता तो काम 48 घंटे में करता। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 घंटा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आप सवाल को समझ नहीं पाए हैं तो इस पर आपको काम करिए, एक वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 20 दिनों में और बी अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। ए + बी + सी बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 10 दिन, तो 10 लिख लेंगे। और आगे एक ये कितना दिन दिया गया दोस्तों, तो ए दिया गया 20 दिन, 20 लिखेंगे। और बी कितना दिया गया दोस्तों, 30 दिन, 30 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों 10, 20 और 30 कैल्शियम लेंगे। तो बताइए दोस्तों जब इन दोनों कैल्शियम लेंगे 20 बनेगा और इस कैल्शियम लेंगे तो 60 बन जाएगा। एलसीएम आपको दिखना चाहिए दोस्तों, 60 बन रहा है। अगर नहीं पता है तो देखिए दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आपको तो तुरंत पता चल जाएगा। 10 और 20 कैल्शियम 20 बनेगा, तो 20/30 कर लेंगे दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो 2/3 आएगा। इसका गुणा चाहे इसके साथ चाहे इसका गुणा इसके साथ, वही एलसीएम बनेगा दोस्तों। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 60 बनेगा। इसका भाग देंगे दोस्तों 6 बार में, इसका देंगे 3 बार में, इसका देंगे 2 बार में, एलसीएम आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों तीनों लोग मिलकर काम को, ए + बी + सी अगर तीनों लोग मिलते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब ए + बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं दोस्तों, तो ए + बी अगर दोनों लोग मिल जाएंगे दोस्तों तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे दोस्तों। और तीनों लोग मिल जाते हैं तो दोस्तों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब सी कितना काम करता होगा, टोटल में से इसको घटा देंगे तो सी का काम आएगा। इसका मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता होगा दोस्तों, एक दिन में एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। तो बताइए काम कितना है दोस्तों, जो एलसीएम है वो पूरा काम है, तो सी का पूरा काम निकाल लेंगे। सी का पूरा काम, तो पूरा काम निकाल लेंगे दोस्तों 60/1, 1 का भाग देंगे वही मिल जाएगा। इसका मतलब 60 दिन। इसका मतलब सी अकेले पूरे काम को 60 दिन में करेगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% वार्षिक दर से 10,000 निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों हमको छमाही पे निवेश किया गया है, तो छमाही का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए पहले इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। एक साल में दोस्तों एक साल में अगर हम तिमाही निकालें दोस्तों, तिमाही निकालें तो 4 तिमाही बनेंगे दोस्तों, 4 तिमाही बनेंगे।
अगर एक साल में एक दोस्तों अगर हम छमाही निकालें, एक साल में दोस्तों अगर हम छमाही निकालेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, एक साल में 2 छमाही मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए ये तिमाही और छमाही आपको दोस्तों पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो सवाल लगा नहीं पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने तिमाही होंगे, एक साल में कितने छमाही होंगे। तो एक साल में दोस्तों एक साल में 2 छमाही होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 18 माह में कितने छमाही होंगे ये चीज़ पता करते हैं। तो 18 माह में 3 छमाही बनेंगे दोस्तों, 3 छमाही बनेंगे। इसका मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा ना दोस्तों वो 3 बार ब्याज मिलेगा, पहले बार, दूसरे बार, तीसरे। इसका मतलब पहले 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, फिर तीसरे 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, तो 18 माह हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो ब्याज दर दिया गया है ना दोस्तों, जो आर का मान दिया गया है वो वार्षिक दिया गया है, तो हमको दर को छमाही में बदल लेंगे। तो दर छमाही में बदलेंगे, एक साल में 2 छमाही तो 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों, तो आर का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10% मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप सवाल के अंदर रियल में इतना काम कर लेते हैं ना तो सवाल लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप ये चीज़, ये कंसेप्ट सीख जाते हैं या ये काम कर लेते हैं तो सवाल लगाना देखिए दोस्तों कैसे आसान है। हमको धनराशि क्या दिया गया, पी का मान दिया गया 10,000। अब बताइए 3 बार ब्याज निकालना है तो 10%, ये पहले वर्ष अगर पहले छमाही पे हम ब्याज निकालेंगे 10% का मान दोस्तों 1,000 मिल जाएगा। इसका मतलब ये पी का मान था दोस्तों, तो पहले वर्ष ब्याज हमको कितना मिला दोस्तों, 1,000 मिला। फिर इसका 10% का मान निकालेंगे तो दूसरे छमाही का ब्याज, तो इसका 10% का मान 100, तो 1,000 में 100 ऐड कर देंगे तो देखिए 100 मिलेगा एक्स्ट्रा, तो 100 ऐड कर देंगे दोस्तों 1,100 मिल जाएगा। इसका मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज 1,100, दूसरे छमाही 1,100 हो जाएगी। फिर अगले 10% का मान निकालेंगे, इसका 10% का मान निकालेंगे तो 110 आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों 0, 1, 2 और 1, इतना मिल जाएगा दूसरे वर्ष का छमाही। देखिए पहला छमाही ये था, दूसरा छमाही ये है और तीसरा छमाही ये है, लेकिन ये है क्या, ब्याज है, ब्याज मिला, ब्याज है। पूछा गया कि हमको वो धनराशि बताइए 18 माह के बाद धनराशि क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 1,000 जोड़ देते हैं, 1,000, 1,100, उसके बाद 12, इतना। अब जोड़ेंगे तो सीआई क्या मिलेगा दोस्तों, 0, 1, 3 और 3। इसका मतलब जोड़ने पे क्या मिला है दोस्तों, 3,110 रुपये हमको क्या मिला, ब्याज मिला है। अब हमको अमाउंट पूछ रहा था दोस्तों, तो अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए जो दोस्तों जब हम तीनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3,310 मिलेगा। इसका मतलब अमाउंट, अब 10,000 में से इसी को जोड़ देंगे, तो 10,000 में दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 13,310 रुपये। 13,310 रुपये अमाउंट आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 13,310 रुपये, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों काम कुछ भी नहीं करना है। इसी 10,000 का अगर 10% का मान निकालेंगे तो पहले छमाही पर हमको ब्याज मिलेगा 1,000, फिर 10% का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1,100 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज, फिर 10% का मान निकालेंगे तो 1,210, ये तीसरे वर्ष का ब्याज आएगा। अब पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो टोटल ब्याज आएगा, कुल सीआई मिल जाएगा। तो कुल सीआई मिलता है हमको दोस्तों 3,310 रुपये। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी में सीआई को जोड़ देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। तो इसी 10,000 में इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, देखिए दोस्तों किसी भी तरह का सवाल मिल रहा है ना, हम इसी तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं, गुड़ा भाग कर ही नहीं रहे हैं सवाल के अंदर। तो आप भी इस तरीके को सीखिए। बाकी चक्रवृद्धि का जब साधारण ब्याज आपको पढ़ाएंगे दोस्तों तो इतने यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम के प्रति दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बस काम को अच्छे से करिए दोस्तों, काम करना बहुत आसान होता है। हम देखिए बार बार कहते हैं दोस्तों, काम करना बहुत आसान होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हैं। आप अगर दोस्तों अच्छे से सीखेंगे तो काम अच्छे से करेंगे, अगर दोस्तों आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तो काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। तो अच्छे से सीखिए दोस्तों। आप हमारे देखिए चैनल से आप कोई भी काम करेंगे दोस्तों, कोई भी चैप्टर हुआ दोस्तों, तो आपको हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां जिसमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बस देखिए लंबाई को हर सिचुएशन में ऐड कर लेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस, लंबाई निकालेंगे, दूरी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई ही तो 210 मीटर और प्लस 210 मीटर और प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। इसका मतलब दूरी क्या मिल गया दोस्तों, दूरी मिल जाएगा 0, 6 और
इतना मीटर की दूरी आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों चाल क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर वो विपरीत दिशाओं में चलते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं। इस सवाल में हम नहीं चाह रहे हैं कि दोस्तों फिर वैसे ही आपको समझाएं। अगर देखिए दोस्तों अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम विरिलिटी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलें तब उनको पार करने में कितना समय लगेगा। तो विरिलिटी इसका मतलब विरिलिटी दोनों चालों को जोड़ देंगे तो 0 और 4 और फिर जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो ऑप्शन रखा गया है ना वो सेकंड में रखा गया है। ये बड़ा पैमाना हमको छोटे पैमाने में जाना है, तो छोटे वाले के ऊपर और बड़े वाले के नीचे। तो काट लेंगे दोस्तों, काटेंगे 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 40 बन जाएगा, और इसको 6 से काटेंगे दोस्तों 3 बन जाएगा। अब नहीं कटेगा दोस्तों, 6 से काटेंगे यहाँ पे 40 और यहाँ पे 3, अब नहीं कटेगा तो क्या काम कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40 गुणे 5/3, ये मिल गया। अब देखिए दोस्तों टी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या दिया गया है इतना, और चाल कितना है दोस्तों, तो 40 गुणे 5 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों काट देंगे ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो क्या बनेगा, 2 से काट देते हैं दोस्तों, तो 2 से काटेंगे 2 बन जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 23 बन जाएगा। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 69/10, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो क्या मिलेगा 6.9 सेकेंड। इसका मतलब वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे कितना, 6.9 सेकेंड में। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर जिन दोस्तों देखिए दोस्तों काम क्या किए हैं, कुछ भी नहीं, दूरी हर सिचुएशन में जोड़ते हैं तो जोड़ दें दूरी। अब विरिलिटी निकालें तो विरिलिटी ये आया है। अब समय बराबर दूरी बटे चाल कर दिए, तो टाइम का मान क्या निकालें 6.9 सेकेंड। काट पीट कर लेंगे दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 6.9 सेकेंड। इसका मतलब 6.9 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी अगर वो विपरीत दिशा में चली होती। अब देखिए दोस्तों अगर समान दिशा में चली होती है ना तो चालों को हम घटा देते हैं। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से बताएं। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल। और देखिए दोस्तों जितना भी सवाल रखे हैं ग्रुप डी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं, 2018 पेपर सेट का क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों बहुत यूनिक क्वेश्चन, जो हर बहुत ज़्यादा पेपर सेट से देखकर आपको मिलाकर तब रखा गया है क्वेश्चन। तो आप काम करिए दोस्तों ईमानदारी से, पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। 2 वीडियो डाले हैं दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आप ईमानदारी से देखेंगे दोस्तों तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज़्यादा इसी 2 वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 5 से 6 7 8 नंबर आराम से पा सकते हैं मैथ के, क्योंकि बहुत अच्छे चैप्टर को इंक्लूड करके आपको पढ़ाए हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 73 सही 1/2 मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई मीटर में कितना है। तो देखिए दोस्तों अब कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई तो 18 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, 28। देखिए दोस्तों तो अब इसके बाद 28 यूनिट का मान क्या दिया गया दोस्तों, 28 यूनिट बराबर आपको दिया गया है। इसका गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 और 7 दूना 14, 147/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा इतना बटे 2, और ये 28 नीचे आ जाएगा, 28 गुणे 1 है तो 1, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए 1। अब देखिए दोस्तों इसको 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 7 1 9 7, इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा 21/4 दूना 8 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16, 16 5/8। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 5/8। तो एक भाग की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 सही 5/8 मीटर आ जाएगी। एक भाग की वैल्यू 2 सही 5/8 मीटर आ जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल लगाएंगे कैसे, 28 भाग की वैल्यू ये दिया गया तो एक भाग की वैल्यू पूछ रहे थे, एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 सही 5/8 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 140 रुपये में एक रेडियो खरीदा। वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय वह 2% की छूट दे देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों पहले वह सीपी कितने का किया था, दुकानदार वस्तु का खरीदा कितने में था, 140 रुपये का खरीदा था। अब कह रहा है 25% लाभ पे इसको आगे, मतलब इसका ये एमपी
मार्क प्राइस अपलोड करता है तो एमपी बराबर निकाल लेंगे दोस्तों। एमपी मतलब अंकित प्राइस, तो ये 25% लाभ पे अंकित करता है, 25% लाभ पे अंकित करता है। 10% का मान 14 है तो 20 का मान 28 और उसका आधा तो 7, तो 35 रुपये। इसका मतलब 35 रुपये अधिक अंकित कर दिया। अब 35 रुपये अब इसमें ऐड कर दिया, तो जब 35 रुपये ऐड कर देंगे तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा, 5 मिलेगा और 7 मिलेगा, 175 रुपये अंकित कर दिया। 140 रुपये का सामान था लेकिन उसने 25 रुपये अधिक ऐड करके 175 रुपये उसका अंकित कर दिया। लेकिन सामान को बेच कितने में रहा है, एसपी कितने का कर रहा है। अब देखिए इस पर 2% की छूट दे रहा है। छूट का मतलब दोस्तों वो 2% की छूट दे रहा है। 1% का मान निकालेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 1.75। तो 2% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15 और 2 1 3 बन जाएगा दोस्तों। तो 3.5 रुपये का वो छूट दे रहा है, तो 3.5 रुपये का जब छूट निकाल लेंगे तो बेचेगा कितने में सामान दोस्तों, तो 0.5 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कैरी लगाए थे 4, 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। और तो इसका मतलब सामान बेचेगा 171.35 रुपये में, इतने में बेचा है। खरीदा कितने में था दोस्तों, तो देखिए दोस्तों खरीदा था 140 रुपये में और बेचा है दोस्तों इतने रुपए में, 171.5 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों। तो लाभ पहले देखेंगे लाभ कितने का होगा, तो लाभ प्रतिशत तो बताइए इतने में सामान बेचा और खरीदा इतने में, तो लाभ कितने का होगा, उसमें से घटा देंगे दोस्तों, 0.5 मिल जाएगा। अब घटाएंगे दोस्तों, यहाँ से 1 बन जाएगा दोस्तों और 7, तो इसमें से घटा देंगे 3। इसका मतलब 31.5 रुपये का उसको लाभ हो गया दोस्तों। कितने पे, 140 रुपये पे, तो 140 गुणे 100 कर देंगे तो आपको प्रतिशत में मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम एक जीरो से एक जीरो निकाल दें तो ये दशमलव क्या होगा, गायब हो जाएगा दोस्तों। एक अंक अगर एक दशमलव निकाल दें तो ये दशमलव जो है ये दाहिनी तरफ आ जाएगा। इसका मतलब दशमलव गायब हो गया दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35। इसका मतलब क्या मिल जाता है दोस्तों, 45/2। इतने प्रतिशत का लाभ उसको वास्तविक लाभ होगा। तो उस दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या आ जाएगा दोस्तों, 45/2% का। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों 45/2। एक बार देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे। सीपी तो निर्धारित है, 140 रुपये का सामान खरीदे हैं। अब 25% अधिक लाभ लेकर हम अंकित करना चाहते हैं। इसका मतलब इसका 25% का मान निकालेंगे, 35 मिल जाएगा दोस्तों। इसमें 35 रुपये जोड़ देंगे, 175 रुपये हम अंकित किए हैं अपने लग से। वो जो सामान था रेडियो था उस पर स्टिकर लगा दिए 175 रुपये का। अब कोई ग्राहक आया दोस्तों, हम कह रहे हैं उसको 2% का छूट देंगे, तो 2% का छूट हम कितने के देंगे दोस्तों, 3.5 रुपये का छूट दे दिए। इसका मतलब अब हम सामान बेचेंगे कितने रुपए में दोस्तों, तो सामान बेचे हैं 171.5 रुपये में सामान बेच दिए हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, हमको कितने का लाभ होगा, तो लाभ निकालेंगे दोस्तों 31.5 रुपये का लाभ होगा। कितने पे, 140 पे प्रतिशत मिलाने के लिए गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों एक अंक पे दशमलव था, दशमलव को गायब करने के लिए एक जीरो काट देंगे। अब एक जीरो यहाँ से काट देंगे, अब 7 से काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे तो 45 बार में, तो 45/2%। इसका मतलब उस वास्तविक जो लाभ था वो 45/2% का वास्तविक लाभ था। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। और देखिए दोस्तों हम आपको पूरे आशा और उम्मीद से कहते हैं दोस्तों, हम आपको जितना भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा हैं। आप इसी चीज़ों पे मेहनत करिए, इसी क्वेश्चनों पे मेहनत करिए, आपको एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। और देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको हर एक वीडियो आपको मिल सके, प्राप्त हो सके। और देखिए दोस्तों हम कोई भी वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, डालेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।